देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ शुभे मिश्रा। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में। उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी समझेंगे। पहली खबर होगी हमारी आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती के बारे में। क्या आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई? राबड़ी आवास पर इतनी किचकिच आखिर क्यों है? साथ ही उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम झटका लगा है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा जमुई हादसे के बाद कौन कौन सी ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास बुलेटिन को। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि आरजेडी से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, तो साथ रहने की क्या जरूरत। उन्होंने कहा कि आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, जिस पर आरजेडी ने पलटवार किया, जबकि विरोधी तंज कस रहे हैं। सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई है? इसी बैगेज को लेकर क्यों चलेंगे? हम अपनी राह बनाएंगे। ये बयान है पिछली विधानसभा में बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे शकील अहमद खान का। शकील अहमद खान ने अपने बयान से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने आरजेडी को बोझ बताते हुए कहा है कि आरजेडी से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं, तो साथ रहने की क्या जरूरत है। आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अब अकेले चलना चाहिए। आम लोग 90% से ज्यादा की राय यह बनी है कि जिस काम से हमको लाभ नहीं है, जिस योग से हमको लाभ नहीं है, जिस अलायंस से, तो जब लाभ नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए और अपनी राह बनानी चाहिए। और शकील अहमद खान के बयान पर आरजेडी की ओर से तुरंत पलटवार किया गया। के कारण ही कांग्रेस पार्टी का कुछ भी सीट आता है वो आरजेडी के कारण बिहार में आता है। जबकि एनडीए के नेता तंज कसते हुए कह रहे हैं कि ऐसे गठबंधन का यही हश्र होता है। जमीनी स्तर पर इस गठबंधन का कोई भी वैल्यू या मूल्य नहीं था। यह ज्ञान अगर आप चुनाव के पहले राहुल गांधी जी को देते तो शायद कांग्रेस को बिहार में कुछ लाभ होता। 2025 के चुनाव के बाद से ही कांग्रेस और आरजेडी का मनमुटाव सामने आता रहा है। चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा था कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनावी था, और अब कांग्रेस के दूसरे नेता शकील अहमद खान ने आरजेडी को बोझ बताते हुए पार्टी नेतृत्व को सलाह दे डाली है कि आरजेडी को छोड़ कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए। सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती खत्म हो गई? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर तो समझिए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस की दोस्ती क्या वाकई खत्म हो गई? दरअसल कांग्रेस नेता बार बार अकेले चलने की बात कह रहे हैं। पहले बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आरजेडी से चुनावी गठबंधन था। अब पूर्व कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान कह रहे हैं कि बोझ लेकर चलने से अच्छा है कि अकेले चल लें, यानी आरजेडी को बोझ बता रहे हैं। इसके आगे खबर आपको यूं समझाते हैं कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन टूटने की आखिर चर्चा हुई क्यों। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस में एक समीक्षा बैठक हुई। कई नेता अकेले चलने की बात कह रहे हैं और इसी के बाद ये चर्चा उठने लगी। अब खबर ये समझिए कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन काफी खराब रहा है और इसीलिए बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि अकेले चलना ज्यादा बेहतर है। अब जरा महागठबंधन की दोनों पार्टियों का प्रदर्शन देख लेते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 143 सीट पर चुनाव लड़ा और 23% वोट लाने के बाद भी महज 25 सीट पर ही जीत हासिल हो पाई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ा और 8.71% वोट पाकर महज 6 सीटों पर जीत हुई है। जबकि पिछले चुनाव यानी कि 2020 की अगर बात कर लें तो आंकड़े जो बताते हैं उसके अनुसार आरजेडी 75 सीटों पर जीतकर बिहार में बड़ी पार्टी बनकर उभरी, विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। जबकि कांग्रेस भी 19 सीट जीतने में सफल रही थी। अब जबकि 2025 में दोनों ही पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा है तो खटपट काफी तेज हो गई है। अब दोनों पार्टियों के बीच चल रही तकरार के बीच ही पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर भी आप जानिए। देखिए, चुनाव 2005 में 51 सीटों पर लड़े, 9 सीटों पर जीत हुई, 6.1% जीत का रेशियो रहा। 2010 में 243 सीटों में से 4
और 8.4% वोट रहा। 2015 में 27 सीटें जीती और 6.8% वोट शेयर रहा। 2020 में 70 सीटों पर लड़ाई हुई और 19 सीटें जीती, 9.6% वोट रहा और 2025 में 61 सीटों पर लड़ाई लड़ी और 6 सीटें जीती, जिसमें वोट प्रतिशत रहा 8.9 का। मतलब ये कि कांग्रेस नेताओं को लगता है कि आरजेडी से फायदे की जगह लगातार नुकसान हो रहा है। वोट प्रतिशत तो बढ़ता ही नहीं है, सीटों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है। आरजेडी की जंगल राज वाली छवि से नुकसान। अकेले चलेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, साथ ही पार्टी का आधार फिर से लौटेगा। इसको लेकर चर्चा लगातार की जा रही है और शायद यही वजह है कि शकील अहमद खान ने खुलकर कह दिया है कि कांग्रेस को महागठबंधन से निकल जाना चाहिए, अकेले अपनी राह पकड़नी चाहिए ताकि पार्टी और भी ज्यादा मजबूत बने। राबड़ी आवास से बुधवार की रात सामान शिफ्टिंग पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा। नीरज ने पूछा कि किसके निर्देश पर राबड़ी आवास में गाड़ी घुसी। आरजेडी में नीरज कुमार पर पलटवार करते हुए ओछी राजनीति का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीरें 25 दिसंबर 2025 की हैं। राबड़ी आवास से छोटे ट्रकों पर कुछ सामान, पेड़ पौधे और गमले बाहर ले जाए गए। 4 दिन बाद भी ये तस्वीरें बिहार की राजनीति को गरमाए हुए हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। नीरज कुमार ने पूछा है कि किसके निर्देश पर राबड़ी आवास में गाड़ी घुसी और सामान बाहर ले जाए गए। विभाग को इसे देखना चाहिए। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए। सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए। नीरज कुमार के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि जेडीयू के नेता अब ओछी सियासत कर रहे हैं। उनके आवास को लेकर ओछी सियासत हो रही है और अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर निगरानी करनी है वहीं पर टेंट लगाकर निगरानी करें, जासूसी करें, इससे क्या होना है। बता दें 2006 से लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहा था। नई सरकार बनने के बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया और 25 नवंबर को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दे दिया गया। इसके बाद से सियासत तेज है और सत्ता पक्ष के नेता सवाल कर रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी के नेता ओछी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको राबड़ी आवास पर मची सियासी किचकिच को समझाते हैं। लालू परिवार पटना के 10 सर्कुलर रोड के बंगले में रहता है। 25 नवंबर को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस आया। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है और नोटिस मिलने के बाद सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। कई आरजेडी नेताओं ने बंगला ना खाली करने की बात कही। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि क्यों नहीं खाली करेंगे बंगला। अब खबर तो समझिए। देखिए, 25 दिसंबर 2025 की तारीख को एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद राबड़ी देवी के आवास से कुछ सामान को शिफ्ट करने की चर्चा तेज हो गई। 10 सर्कुलर रोड से ट्रक पर कुछ सामान बाहर ले जाया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई जो हमारी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे थे। दरअसल 25 नवंबर 2025 भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस भेजा था और उसके ठीक 1 महीने के बाद 25 दिसंबर 2025 को राबड़ी आवास से कुछ सामान बाहर ले जाते हुए तस्वीरें आई। ऐसे में सवाल के जरिए अब खबर को समझिए। क्या लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड खाली कर रहा है? सवाल है, राबड़ी आवास पर सियासी किचकिच क्यों हो रहा है? रात में सामान बाहर जाने पर नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा। पूरे मामले की जांच की जाए कि आखिर ये माजरा क्या है, आधी रात को ये सामान कैसे निकल रहा है। और रात में सामान ले जाने पर नीरज कुमार के सवाल, लालू प्रसाद राबड़ी देवी अगर बाहर हैं तो आखिर किसकी अनुमति से ये ट्रक अंदर जाता है और कुछ सामान को लेकर बाहर निकलता है? किसकी अनुमति से रात में सामान को बाहर ले जाया गया? ये सवाल नीरज कुमार बार बार पूछ रहे हैं। जेडीयू के पत्र पर अब आरजेडी कैसे चुप रहे? आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का अपमान करने का आरोप
लगाया है। अब खबर ये समझिए कि 10 सर्कुलर रोड की आखिर इतनी चर्चा हो क्यों रही है। 16 जनवरी 2006 से राबड़ी देवी का सरकारी पता पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित ये बंगला है। 20 साल से लालू परिवार यहां पर रहता है। 20 साल बाद आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया, जिसकी वजह से ये बंगला चर्चा का विषय बन गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति रुक गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लगी है। नाम में गड़बड़ी और प्रमाण पत्रों में कमी है। शिक्षा मंत्री ने जांच की बात कही है। आयोग के पास ये मामला भेजा गया है। जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। मंत्री सुनील कुमार ने यह कहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान, गड़बड़ी पाई गई है, जांच हो रही है। कमीशन को इस मामले को भेजा गया है। सर्टिफिकेट में डिफरेंस पाए गए हैं। अशोक चौधरी ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था, वो सेलेक्ट भी हो गए। राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन उसे फिलहाल रोक दिया गया है। आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कहाँ समस्या है? कहाँ समस्या है उनके ज्वाइनिंग में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर? क्या कमी है? कुछ कमी हम लोगों ने देखा। देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए। तो देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का आपने वो बयान सुना जिसमें अशोक चौधरी को लेकर उन्होंने कहा है कि फिलहाल नियुक्ति को रोका गया है। कुछ डिफरेंस पाए गए हैं सर्टिफिकेट में और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी की ये नियुक्ति रोक दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति होनी थी। नाम में गड़बड़ी और प्रमाण पत्रों में कमी पाई गई है। इसकी बात कही है। आयोग के पास इस मामले को भेजा गया है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अशोक चौधरी के जो है वो जो नियुक्ति के मामला है और इसे लेकर के कई सवाल जो है पहले भी उठे हैं कि उनकी नियुक्ति आखिर क्यों नहीं अभी तक हुई है और इसमें गड़बड़ी की बातें कही जा रही है। इसी मामले को लेते हुए आज शिक्षा मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वैसे में जब मीडिया ने सवाल किया कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने को लेकर के आखिर कब तक ज्वाइन करेंगे, उसमें क्या पेंच लगा हुआ है, तो शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इसे लेकर के कमीशन से एक बार फिर से पूछा गया है। उनकी जब गहन जांच की गई तो कुछ अंतर पाया गया है और इसे लेकर के एक बार फिर से इसकी जांच करने के लिए कमीशन को भेज दिया गया है। क्या आपके पास इस तरह की भी जानकारी है कि आखिर ये अंतर किस तरह का है? क्या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी है या कुछ ऐसी गड़बड़ी डिफरेंस नजर आ रहा है जिससे संदेह पैदा होता है? देखिए, यहाँ पूरे मामले को लेकर के यहाँ पे है कि जो मामला है उसमें यह बताया गया कि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, उस पूर्वी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो बताया जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि 280 सीटों के वैकेंसी आई थी, उसमें आखिरी रूप से जो है वो 274 लोगों की सूची जो है वो जारी की गई थी, जिसमें अशोक चौधरी जी का नाम जो है वो शामिल था। लेकिन फाइनल रूप से जिस 18 लोगों को अंतिम रूप से जो राजनीति शास्त्र के विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्ति दिया गया, उसमें उनका नाम जो है वो शामिल नहीं है और इसी को जो है वो सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर उसमें नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे हुए और फिर उसकी जांच जो है वो कराई जाए। हालांकि इस मामले को लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि क्या सही है, इसे लेकर के विभाग को कहा गया है। रवि, शिक्षा मंत्री ने तो जांच की बात कह दी है, क्या अशोक चौधरी की तरफ से भी कोई पहल की गई है? हाल अशोक चौधरी के तरफ से जो इस मामले को लेकर के कुछ भी बयान नहीं दिया गया है और
उम्मीद की जा रही है कि इस मामले को सामने आने के बाद जब शिक्षा मंत्री खुद उन्होंने इस मामले को गहनता से देखने को कहा है, ऐसे में अशोक चौधरी की तरफ से जो है बयान जरूर आना चाहिए। इसका इंतजार है सबको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चौधरी के मामले पर जिस तरह से किरकिरी हुई है, जिस तरह से लोगों के बीच पब्लिक डोमेन में सच और सच्चाई सामने आ गया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जांच कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री जी, आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे जिसने अशोक चौधरी जी को डिग्री दिया? बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, संदिग्ध है क्या? अशोक चौधरी जी को आके इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 280 वैकेंसी थी। 280 वैकेंसी में 274 लोगों का ही चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। 6 सीट फिर भी खाली रह गई। बावजूद इसके अंतिम सूची में राजनीति शास्त्र में जिन 18 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है, उस सूची में अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है। एनडीए सरकार की पहचान ही है पारदर्शिता और जवाबदेही। यहां न पद मायने रखता है और न ही व्यक्ति। अगर किसी भी स्तर पर नियमों में कमी या प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जांच होती है और कार्रवाई भी तय होती है। और आइए अब खबर तो समझिए। बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। अशोक चौधरी सेलेक्ट भी हो गए। राजनीति शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति होनी थी, लेकिन अशोक चौधरी को नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया गया। मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति रोक दी गई है। अशोक चौधरी की नियुक्ति पर रोक आखिर क्यों लगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नाम में गड़बड़ी और प्रमाण पत्रों में कमी, ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट में कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से फिलहाल इसे रोक दिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ शब्दों में जांच की बात कही है। आयोग के पास इस पूरे मामले को भेजा गया है। जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ये कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का एक बड़ा बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी पाई गई है, जांच चल रही है, कमीशन को इस मामले को भेजा गया है, सर्टिफिकेट में कुछ डिफरेंस पाए गए हैं। अब समझिए कि ये मामला आखिर इतना बड़ा क्यों है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है। अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं और एक मंत्री के खिलाफ दूसरे मंत्री ने बयान दे दिया है। क्या एक मंत्री ने सर्टिफिकेट में गड़बड़ी कर दी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल सघनता से होगी, जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बार बार दोहरा रहे हैं, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी, जिस पर खूब हंगामा मचा था। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। न्याय 2017 के सनसनीखेज उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित कर जमानत दे दी थी, जिस पर खूब हंगामा देखने को मिला था। सीबीआई के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बता दें, जून 2017 में उन्नाव में हुए रेप केस में साल 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी 10 साल की सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब सभी केस दिल्ली ट्रांसफर किए थे, लेकिन 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दे दी थी, जिस पर बवाल मचा था। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की दूसरी
और देखिए, जमुई में मालगाड़ी डिरेल होने के बाद झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल परिचालन ठप हो गया है। ट्रैक को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन कई ट्रेनों के डाइवर्ट और कैंसिल होने के बाद यात्री बेहद परेशान हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुल पर लटके मालगाड़ी के डिब्बे, पुल के नीचे गिरे मालगाड़ी के डिब्बे, पुल के बीच में फंसे डिब्बे। हादसे की ये तस्वीर भयावह है। जमुई के टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बड़े हादसे के बाद दूसरे दिन भी झाझा जसीडीह रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है। टेलवा हाल्ट के पास ट्रैक को दुरुस्त करने का काम लगातार चल रहा है। मालगाड़ी का मलबा हटाने के बाद रेल ट्रैक को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हादसे की वजह से कई पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी गई हैं और लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। जमुई स्टेशन पर ट्रेनों की कमी से यात्री परेशान हैं। घटना स्थल पर रेलवे की ओर से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और आइए अब खबर तो समझिए। 27 दिसंबर 11:30 बजे रात में जमुई में एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया। कई डिब्बे बड़ुआ नदी में गिर गए। पटरी उखड़ने से रेल परिचालन बिल्कुल ठप हो गया। हादसे के बाद कौन कौन सी ट्रेनों का रूट बदला, ये आपको बता देते हैं। जसीडीह पुणे वीकली एक्सप्रेस, इसका रूट बदला गया। आरा कोलकाता गरीब रथ एक्सप्रेस, इसका भी रूट डाइवर्ट हुआ। थावे टाटानगर एक्सप्रेस, टाटानगर बक्सर एक्सप्रेस, कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस, देवघर पटना मेमू का झाझा तक रूट डाइवर्ट किया गया। दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस का भी रूट डाइवर्ट करना पड़ गया। जयनगर कोलकाता वीकली एक्सप्रेस, जयनगर सियालदह गंगा सागर एक्सप्रेस, बलिया सियालदह एक्सप्रेस, रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस, गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये तमाम रूट ऐसी ट्रेनें थी जिन्हें डाइवर्ट करना पड़ा। अब कौन कौन सी 7 जोड़ी ट्रेनें ऐसी रही जिसे कैंसिल ही करना पड़ गया। सियालदह बलिया एक्सप्रेस, इसे कैंसिल किया गया। मोकामा हावड़ा एक्सप्रेस कैंसिल हुआ। जसीडीह मोकामा मेमू ट्रेन कैंसिल हुई। किऊल जसीडीह मेमू, देवघर झाझा मेमू, झाझा जसीडीह मेमू, जसीडीह बैजनाथ धाम मेमू, झाझा पटना मेमू, ये तमाम ऐसी ट्रेनें थी जिसे कैंसिल कर दिया गया। बिहार में कब कब रेल और पुल हादसे हुए हैं, ये आप जानिए। 1981 खगड़िया धमारा घाट पुल से पैसेंजर ट्रेन नदी में गिर गई। हादसे में करीबन सारे यात्रियों की मौत हो गई। बिहार में कब कब हुए रेल पुल हादसे। 2002 औरंगाबाद पुल से राजधानी एक्सप्रेस के 13 कोच धावा नदी में गिर गए। दुर्घटना में करीबन 200 यात्रियों की मौत हो गई। बिहार में और कब रेल पुल हादसे हुए, ये भी बताते हैं। 2025 में जमुई मालगाड़ी के 10 डिब्बे बदवा नदी में गिरे और हादसे में किसी के भी हताहत की खबर नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।